हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड आज यहाँ पर हम नया वाला पेपर सॉल्व करने वाले हैं। पहले हमने यहाँ पर पिछले वाले लेक्चर्स में यहाँ पर 16 जुलाई का जो शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था वंदरोगा का, वो हमने यहाँ पर कर लिया था। आज हम यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उस दिन उसको यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आज क्या है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया अंडर द कर्व इन अ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमको यहाँ पर देखना है। इधर के डायरेक्शन है फोर्स है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा यहाँ पर जो एरिया आएगा, ठीक है, जब ग्राफ बनेगा उसमें जो एरिया आने वाला है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत जो एरिया आएगा वो क्या शो करता है यहाँ पर हमको बताना है। क्या वो इम्पल्स आवेग शो करता है, वर्क डन शो करता है, मोमेंटम शो करता है, या फिर एक्सेलरेशन शो करता है। तो ये बात आपको बतानी है। तो यहाँ पर ये जो शो करता है वो करता है यहाँ पर वर्क डन, ठीक है। जो किया गया कार्य है उस चीज़ को ये जो एरिया है वो शो करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछता है, विच ट्री इज द मेन थीम ऑफ द चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो था यहाँ पर उसका जो मुख्य क्या है विषय था, वो कौन सा वृक्ष था। खेजड़ी वृक्ष था, या फिर बरगद का पेड़ था, या फिर यहाँ पर कदम्ब का पेड़ था, या फिर ताड़ का पेड़ था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर मुख्य विषय था। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो चिपको आंदोलन में पेड़ था वो था खेजड़ी का पेड़ था, ठीक है। और ये किसने शुरू किया, यहाँ पर आपको बात पता होगी, उत्तराखंड में एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, और यहाँ पर गौरा देवी जिससे जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज दी एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर लोकेटेड, ठीक है। ये कहाँ पर लोकेटेड है ये चीज़ हमको बतानी है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर कौन से स्टेट में ये लोकेटेड है, कौन सा एनपी कुंटा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ठीक है। ये कौन से स्टेट में यहाँ पर स्थित है ये हमको बताना है। तमिलनाडु में है, या फिर कर्नाटका में है, यहाँ पर तेलंगाना में है, या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो कौन से वाले स्टेट में ये स्थित है ये आपको बताना है। और आई थिंक आपको पता होगा कि ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो यहाँ पर आपको इसको टिक कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हमसे, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का दूसरा नाम क्या है। तो ये मैक्सवेल क्या कहता है, जैसे एक कील है, ठीक है, ये है, ये कोई कॉर्क स्क्रू बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें, इसको किधर की डायरेक्शन में घूमेगा, ये इधर से अगर इस पर करेंगे तो इसको यूं में घुमाएंगे, हम पेचकस लगाएंगे अगर इस पर, तो इस तरीके से घुमाएंगे इसमें। तो इसमें जो ये ऊपर की डायरेक्शन दिखाती है ये करंट को दिखाती है, ठीक है, ये करंट को दिखाती है। और जिस डायरेक्शन में घूम रहा है इस तरीके से यूं घूमेगा ना, इधर से इधर को, ठीक है, इस तरीके से घूमेगा, तो ये दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड। ये किसको दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, उसने ये थोड़े ना पूछा है, उसने तो ये दे रखा है हमको पहले कि कॉर्क स्क्रू नियम का, तो ये दूसरा नाम बताना है कौन सा नाम है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, अपने राइट हैंड के साथ, इसको किसके साथ कंपेयर करें, राइट हैंड के साथ कंपेयर करें, तो ऊपर की तरफ क्या होगी, ऊपर की तरफ हम इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, ऊपर की तरफ हम क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, ठीक है। और ये जो हाथ यूँ घूम रहा है ना हाथ, तो ये वाली डायरेक्शन ऐसे में घूमेगा, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी, ये किसकी हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की। ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। तो अगर हम बात करें मैक्सवेल के कॉर्क स्क्रू नियम का, तो उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा उसका, यहाँ पर दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है, व्हाट इज द खादिन सिस्टम इन राजस्थान। राजस्थान में खादिन सिस्टम क्या है, खादिन सिस्टम क्या है, एन एज ओल्ड एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट, कृषि की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। एन एज ओल्ड सॉइल प्लॉगिंग कॉन्सेप्ट, या मिट्टी की जुताई की सदियों पुरानी एक अवधारणा है, या फिर एन एज ओल्ड हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बागवानी की सदियों पुरानी एक अवधारणा है, या फिर एन एज ओल्ड वाटर हार्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये एक जल संचयन की सदियों पुरानी एक अवधारणा है। तो आपको मुझे लगता है पता होगा, ठीक है। हम यहाँ पर सारी हार्वेस्टिंग वाली चीज़ इतनी हम यहाँ पर क्या पढ़ यहाँ पर कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं, जल संचयन की, वाटर हार्वेस्टिंग की, यहाँ पर सारी हमने अभी तक देखी थी। जैसे कट्टा देखा था हमने, यहाँ पर और भी चीज़ें देखी थी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको काफ़ी याद रखनी है, कौन सी वाली, ये वाटर हार्वेस्टिंग की जो भी यहाँ पर टेक्निक्स है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है कौन सी कहाँ कौन सी जगह पे की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ये किसके वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे की ओर, व्हाट इज द डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर फाउंड बिहाइंड द कॉर्निया दैट कंट्रोल्स द पुपिल साइज। पुपिल साइज को कौन कंट्रोल करता है, ठीक है ना, और जो कि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है
डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर फाउंड बिहाइंड द कॉर्निया के पीछे, कॉर्निया के पीछे रहता है और कंट्रोल करता है किस चीज़ को, प्यूपिल साइज को, ठीक है। डार्क मस्कुलर डायफ्राम स्ट्रक्चर रहता है उसका, तो किसका रहता है ये, ठीक है। तो रेटिना का रहता है, या सिलियरी मसल का रहेगा, या फिर ऑप्टिक नर्व का रहेगा, या फिर आइरिस का रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर किसका रहता है, डार्क मस्कुलर डायफ्राम। तो यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है, ये आइरिस का होता है, आइरिस का स्ट्रक्चर रहता है ऐसा। और ये क्या करता है, ये कॉर्निया कॉर्निया के पीछे रहता है और कंट्रोल क्या करता है, प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर किसको कंट्रोल करता है, यहाँ पर प्यूपिल साइज को कंट्रोल करता है। तो ये आइरिस का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इन अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स लॉ इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज जीरो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स क्या है बॉडी पे, जीरो है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है बॉडी पे, जीरो है। तो क्या होगा यहाँ पर ऑन अ बॉडी जीरो, तो इट्स एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ इक्वल एम ए हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन, अब फोर्स ही जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पर जीरो आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कर लेंगे इसको, एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर दी फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट। फेलोपियन ट्यूब को क्या कर देता है, बांध दिया जाता है और कट किया जाता है और बांध दिया जाता है। कौन सी प्रक्रिया में यहाँ पर, तो या इंसर्शन ऑफ लिपेस लूप, या फिर वेसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी, या इंसर्शन ऑफ कॉपर टी या कॉपर टी के निवेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये की जाती है कौन सी वाली, वेसेक्टोमी, यानी कि ये किसके पुरुष नसबंदी होती है। यहाँ पर ट्यूबेक्टोमी की बात करेंगे तो ये महिला नसबंदी होती है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या पुरुषों में पाया जाता है कि महिलाओं में पाया जाता है, तो आपको पता होगा कि जो फेलोपियन ट्यूब होता है वो किस में पाया जाता है, यहाँ पर महिलाओं में पाया जाता है। तो ये कौन सी किस में होगी ये प्रोसेस, तो ये प्रोसेस यहाँ पर होगी महिलाओं में। तो महिला नसबंदी ट्यूबेक्टोमी में ये चीज़ होती है, कौन सी, फेलोपियन ट्यूब जिसको काटा जाता है उसका बांध दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हमसे, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में हमको यहाँ पर चीज़ें बतानी है, कौन सी सही है यहाँ पर उसको देखते हैं हम। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। उस किसकी पॉजिटिव वैल्यू, किसकी चीज़ की है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण की पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो त्वरण के पॉजिटिव वैल्यू में वो कह रहा है कि उसकी स्पीड, जो पार्टिकल है उसका स्पीड हमेशा क्या होना चाहिए, बढ़ता हुआ ही होना चाहिए, ठीक है। त्वरण का क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि त्वरण बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ स्पीड भी बढ़ना चाहिए, उसका कहने का ये मतलब है। फिर सेकंड ऑप्शन में कह रहा हो, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी कि वन डायमेंशनल में क्या हो रहा है, यहाँ पर मोशन है और जीरो स्पीड, स्पीड कितनी है, जीरो है उस पार्टिकल की। तो उसका क्या बोल रहा हो यहाँ पर, वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, ये कह रहा हो। हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, यानी कि उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, ये कह रहा हो, ठीक है। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद वेरिंग स्पीड हैज़ जीरो एक्सेलरेशन, यहाँ पर जीरो एक्सेलरेशन किस चीज़ की है, वन डायमेंशनल मोशन विद वेरिंग स्पीड, स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और वो कह रहा है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, स्पीड तो चेंज हो रही है बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। अब पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पीड तो क्या है यहाँ पर जीरो कर दी उसने, और वो कह रहा है उस टाइम पे, ठीक है, इंस्टेंट यानी कि उस टाइम पे, उस क्षण पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन, उस टाइम पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो, एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बट क्या है, स्पीड क्या है, जीरो है। तो इस चीज़ को समझते हैं पहले, इसने काफ़ी बड़े बड़े टर्म्स यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में फेंक दिए, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को समझ लेते हैं अब। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, लेकिन वो कह रहा है कि उसके साथ साथ स्पीड भी बढ़नी चाहिए। लेकिन एक केस समझो जरा, जैसे कोई पार्टिकल है जो नीचे यहाँ पर ग्राउंड से, और मैं उसको ऊपर फेंक रहा हूँ, ये गया ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जाते टाइम उसका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाते टाइम, इधर से देखते हैं ऊपर जाते टाइम इसका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड क्या होगी, जब ऊपर की तरफ जाएगा तो स्पीड कम होती जाएगी, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू तो पॉजिटिव है
बट उसका क्या होगा, स्पीड तो कम होती जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है उस टाइम क्या होना चाहिए, स्पीड भी बढ़ती हुई रहनी चाहिए। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही हम किसी चीज़ को ऊपर के लिए उछालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव रहेगा उसका, बट वहाँ पर स्पीड कम होती जाएगी। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। अब एक बात बताना मुझे कि स्पीड तो जीरो है, अरे वो कह रहा है कि वेलोसिटी नॉन जीरो हो सकती है क्या? आप मुझे बताना, जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ही तो है किस चीज़ का, स्पीड का, ठीक है। अगर स्पीड ही यहाँ पर जीरो होगी तो वेलोसिटी तो कुछ रहेगी नहीं उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा। अगर स्पीड जीरो है तो वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर बात करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद वेरिंग स्पीड है जीरो एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात कर रहा हो कि क्या है, यहाँ पर स्पीड क्या हो रही है, वेरी कर रही है स्पीड, जैसा अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड, ठीक है। और वो कह रहा है कि उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जब एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो उसकी स्पीड कैसे वेरी कर जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आखिरी वाला ऑप्शन आता है, अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट में हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। यानी कि कोई क्षण है, ठीक है, किसी क्षण पे क्या है, यहाँ पर स्पीड जीरो है, बट क्या है वहाँ पर एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन वहाँ पर, ठीक है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है उसके पास, त्वरण है उसके पास। तो क्या ये पॉइंट सही रहेगा कि वहाँ पर स्पीड तो जीरो हो चुकी है पर अभी भी उसमें एक्सेलरेशन बचा हुआ है? तो यहाँ पर आप देखना कि जैसे हमने कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी थी, ठीक है, ऊपर की तरफ कोई वस्तु फेंकी थी और मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए ऊपर, ठीक है, वो पूरे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाए अपने ऊपर, तो वहाँ ऊपर पहुंचेगी तो वहाँ पर उसकी जाके वहाँ पर क्या होगी, स्पीड तो जीरो हो जाएगी, वहाँ पर जाकर स्पीड तो हो जाएगी जीरो, बट उस पर ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन लगेगा, त्वरण उसके नीचे की तरफ त्वरण लगेगा। तो वहाँ पर जी तो लग रहा है क्या, जी क्या है, एक्सेलरेशन है वहाँ पर, बट स्पीड क्या है, जीरो है। तो ये वाला किसी क्षण में क्या हो सकता है, स्पीड जीरो हो सकती है, बट क्या वहाँ पर एक्सेलरेशन रहेगा, हाँ एक्सेलरेशन रह सकता है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये आपने हमें बताना है। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? आपको पता होगा, कार्बन की वैल्यू जब 1 होती है तो मीथेन होता है, कार्बन की वैल्यू जब 2 होती है तो ईथेन होता है। और यहाँ पर अगर CnH2n के +2, तो यहाँ पर एल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है, n की वैल्यू 2 रख दो, 2 हो जाएगा H2, 2n मतलब 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो C2H6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईथेन का फार्मूला हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, जनरल फार्मूला इनके याद रख लेना। ईथेन का यानी कि एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस के जनरल फार्मूला आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इथेन का यहाँ पर आणविक सूत्र ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स किनको कहा जाता है, वह वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है, या फिर नेफ्रॉन्स को कहा जाता है, प्लेटलेट्स को कहा जाता है, या फिर रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ल्यूकोसाइट्स किसको कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको यहाँ पर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उनको यहाँ पर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज रेड लिस्ट दैट कंटेन्स नेम्स ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। यानी कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो रेड लिस्ट, लाल सूची जारी करता है जिनमें लुप्त प्राय प्रजातियों के नाम शामिल होते हैं? ये आपको बताना है। क्या वो UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, या फिर ग्लोबल एनवायरनमेंट फंड है, या फिर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है उसको टिक कर लेना है। ये जो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है, ये यहाँ पर रेड जो लिस्ट है उसको जारी करता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, विच फिजिकल फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड। कौन सी वो भौतिक प्रक्रिया है, कौन सी वो भौतिक घटना है, इज ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासेज थ्रू अ कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट वेयर इन टाइनी पार्टिकल वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट स्कैटर लाइट। यानी कि क्या है, यहाँ पर जब भी सूर्य का प्रकाश घने जंगल से होकर गुजरता है, वहाँ पर धुंध में मौजूद जल के कण जो रहते हैं, छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन करती हैं। और इस भौतिक परिघटना को फिर क्या कहा जाता है? तो ये आपको बता दोगे, इसको तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, है ना। तो इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, जंगल में आपने देखा होगा, ठीक है।
कभी अगर जंगल देखा होगा तो ये भी देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्कली मेटल्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय, जो क्षार धातुएं होती हैं, एल्कली मेटल्स होती हैं, वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती हैं? क्या वो एल्यूमिनो तापी विधि यानी कि एल्यूमिनो थर्मिक प्रोसेस से प्राप्त की जाती हैं, या फिर स्मेल्टिंग विद कार्बन, या फिर कार्बन के साथ प्रगनल के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर थर्मल रिडक्शन के द्वारा ऊष्मीय अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती है? ये चीज़ आपको मुझे बतानी है। तो ये वाला ऑप्शन जो डी है, ये प्राप्त की जाती हैं किसके द्वारा? वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती है। वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा प्राप्त की जाती है। कौन? एल्कली मेटल्स। जो एल्कली मेटल्स होती हैं, एल्कली मेटल्स कौन सी होती है? ग्रुप 1 की जो एलिमेंट्स होती हैं, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और ये सब चीज़ें जो होती हैं ये कौन से प्रोसेस द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा, वैद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? तो ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला क्वेश्चन तो हटा दिया गया था सिलेबस से, ये वाला भी बाहर था सिलेबस से, ठीक है। आगे देखते हैं। What does the area under the curve of a velocity time graph over a given interval of time of a moving object represent? एक गतिमान वस्तु है, उसके लिए दिए गए समय अंतराल पर वेग समय आरेख, ठीक है, वेग समय आरेख, वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में यहाँ पर ग्राफ बना रखा है। वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है और वो बोल रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम के बीच में जो यहाँ पर क्या होगा? एरिया, ग्राफ में जो एरिया होगा, एरिया बोल रहे हैं, वक्र के नीचे का क्षेत्र, ठीक है, वही है एरिया अंडर दी कर्व, ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व, जो भी एरिया दिखने को मिलेगा कहीं भी, ठीक है, एरिया अंडर दी कर्व जो देखने को मिलेगा वो एरिया क्या होगा? इस एरिया को क्या शो करेगा? ये एरिया डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, मंदन यानी कि रिटार्डेशन शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा, एक्सेलरेशन शो करेगा। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एक चीज़ याद रखना, जो ये एरिया शो करता है, हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हम यहाँ पर से वेलोसिटी और टाइम देख के बोल देते हैं कि क्या होगा? वेलोसिटी, टाइम और यहाँ पर एक्सेलरेशन लगा के आ जाते हैं, है ना। हमको क्या पता होता है कि क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन चेंज इन टाइम, और हम सोचते हैं कि क्या होगा? वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है तो हमेशा यहाँ से एक्सेलरेशन ही आएगा। क्या सोचते हैं? हम यही तो सोचते हैं। बट जो ये एरिया निकल कर आता है, द एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, ये शो करता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लेना, इसको हमेशा गलत करके आते हैं सब, ठीक है। जिसने ये पढ़ा होगा वही करके आता है इसको सही, नहीं तो हमेशा कॉमन सेंस लगा के हम ये उल्टे काम करके आ जाते हैं वहाँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो क्या होता है यहाँ पर वेलोसिटी है टाइम ग्राफ, टाइम के बीच में जो कर्व होता है यहाँ पर ग्राफ होता है, उसमें एरिया अंडर कर्व जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट शो करता है। इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, ये हमेशा गलत करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? विच ऑफ, ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन, ठीक है। डिटर्जेंट्स कंसिस्ट ऑफ, डिटर्जेंट में क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स ओनली, केवल जल रागी, जो जल को प्यार करने वाले ग्रुप है। हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स, या जल ठीक है, जल को प्यार करने वाले और जल को नफरत करने वाले समूह दोनों होते हैं, या फिर केवल जल को नफरत करने वाले ग्रुप होते हैं, और ना तो जल को प्यार करने वाले और ना तो जल को नफरत करने वाले ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें दोनों तरीके के ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, हाइड्रोफिलिक साथ ही साथ हाइड्रोफोबिक, यानी कि जो क्या करते हैं, जल रागी होते हैं और जल विरागी, यानी कि जल रागी जल से प्यार करने वाले, जल विरागी जल से नफरत करने वाले, यानी जल से दूर दूर भागेंगे जो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा है यहाँ पर? विच रीजन इन इंडिया डेवलप्स हाई प्रेशर एरिया ड्यूरिंग विंटर? जब सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियों के दौरान भारत का कौन सा जो क्षेत्र है जो उच्च दाब क्षेत्र विकसित करता है? ये चीज़ आपको बतानी है, कौन सा भारत का वो क्षेत्र है जो यहाँ पर सर्दियों के वक्त क्या करता है? उच्च दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर एरिया यहाँ पर क्या करता है? विकसित करता है, डेवलप करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा है, छोटा नागपुर पठार है, या फिर यहाँ पर नॉर्थ ऑफ हिमालय, उत्तरी हिमालय है, या फिर यहाँ पर दक्षिणी हिमालय है। तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन कर देना है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर टिक कर लेना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? उच्च दाब क्षेत्र कौन विकसित करता है यहाँ पर? तो नॉर्थ ऑफ हिमालय, उत्तरी हिमालय यहाँ पर क्या करता है? हाई प्रेशर एरिया डेवलप करता है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चंस
रखते हैं इस लेक्चर के लिए। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन जो होंगे आने वाले लेक्चर्स में हम यहाँ पर कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।